This conference will now be recorded. आवाज आ रही है मेरी? काइंडली एक दफा फिर कंफर्म करिएगा। जी सर, आ रही है आवाज। जी ठीक है जी। तो आ रही है आवाज। डिजिट्स क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो डिजिट्स क्या है? डिजिट्स जो है, ना तो ये कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, ना कोई वीएसए का कोई कंसेप्ट है, ना ही ये कोई एसएमसी का कंसेप्ट है, ना कोई एसएनडी का कंसेप्ट है, ना कोई मार्केट प्रोफाइल का कंसेप्ट है। ये इन सब से हट के है। इसमें हम कोई भी सप्लाई या कुछ ऐसा ऐसा कोई जोन वगैरह हम यूज़ नहीं करते, कोई लेवल इसमें हम यूज़ नहीं करते। इसमें हम प्रॉपर जो है वो डिजिट्स को डिस्कस करते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी क्या आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों को बताना और समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर डिजिट्स, कि डिजिट्स क्या होते हैं। तो डिजिट्स वो होते हैं कि फॉरेक्स की मार्केट में एक लॉ है, एक कानून है कि मार्केट में जब भी स्मार्ट मनी ने कोई ऑर्डर लगाने होते हैं, स्मार्ट मनी जब भी कोई ऑर्डर लगाती है तो एक रूल्स के मुताबिक, लॉ के मुताबिक उन्होंने वो ऑर्डर्स नेक्स्ट डे रिटेल ट्रेडर्स को शो ऑफ करने होते हैं कि इतने ऑर्डर्स मार्केट में लगाए गए। कौन सी मार्केट में? फ्यूचर मार्केट में इतने ऑर्डर जो है वो लगाए गए। ऑर्डर्स मुराद, डिजिट्स मुराद, ये डिजिट्स उन ऑर्डर्स, एक्टिव ऑर्डर्स को कहते हैं, उन ऑर्डर्स को कहते हैं जो मार्केट में एक्टिव हो चुके होते हैं। यानी कि स्मार्ट मनी की तरफ से लगाई गई लॉट साइजेस आप कह सकते हैं। आसान अल्फाज में अगर आप बात करना चाहते हैं कि किसी भी करेंसी में, इंडेक्स में, मेटल में, किसी भी जिसको भी आप लोग जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं, स्मार्ट मनी ने कितने ऑर्डर्स लगाए, कितनी लार्ज साइज ट्रेड की। सिंपल वर्ड में अगर आपको बता रहा हूँ कि उसने कितनी लार्ज साइज ट्रेड की, हमें अब भी पता चल जाए कि मार्केट ने किसी एक साइड के ऊपर, बाय साइड के ऊपर या सेल साइड के ऊपर इतने ऑर्डर्स लगाए हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं वो, 1000 हो सकते हैं, 2500 हो सकते हैं, 600, 60, 70, कोई भी फिगर आ सकता है। ठीक है, वो इसी तरह से है जैसे कि आम हालात में लोग आपसे पूछते हैं, आप किसी को बताते हैं कि मैंने यूरो यूएसडी को बाय किया है, वो आपसे पूछते हैं कि कितने स्टैंडर्ड लॉट के साथ ट्रेड किया। आप उसको कहते हैं 0.10 के साथ हमने बाय किया हुआ है, ये 0.20 के साथ किया है। फंडेड अकाउंट या डेमो कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड से छोटी लॉट लगाते ही को नहीं, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड लॉट के साथ ट्रेड किया है। तो ये जो स्मार्ट मनी के हमें जो डिजिट्स मिलते हैं, ये भी हमें ओरिजिनली वो लॉट साइज बता रहे होते हैं जो उस पिछले पूरे दिन में स्मार्ट मनी ने ट्रेड किए। किसमें? फ्यूचर मार्केट में। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है? फ्यूचर मार्केट में क्रॉस पेयर्स को ट्रेड नहीं किया जाता। आसान अल्फाज में फ्यूचर मार्केट का बता रहा हूँ कि क्रॉस पेयर्स को ट्रेड नहीं किया जाता, सिंगल करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो कोई भी जो स्मार्ट मनी होती है वो MT4 के ऊपर आके ट्रेड नहीं करती। MT4 एक ब्रोकर की तरफ से बनाया गया अपना एक मेथड होता है, हर ब्रोकर का डिफरेंट होता है कि वो किसी भी दो करेंसीज को उठा के पेयर बना देता है। जैसे कि आप लोग गोल्ड का ट्रेड करते हैं, XAU USD को ट्रेड करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है सर। बहुत से लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं, पर बहुत सारे ब्रोकर आपको XAU AUD का पेयर भी देते हैं, XAU PUR का पेयर भी देते हैं, इवन XAU JPY का पेयर भी देते हैं। ठीक है, तो ये पेयर उस वजह से देते हैं कि उनको इसमें सेटल डाउन किया हुआ होता है, उन्होंने अपने सिस्टम में इन दो डिफरेंट पेयर्स को, गोल्ड का पेयर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पेयर को ऐड करा हुआ होता है, और बाई मैथमेटिकली जो है उन्होंने अपने MT4 के ऊपर इसको अलाउ किया होता है। स्मार्ट मनी जो है वो MT4 के ऊपर ट्रेड नहीं करती, वो इंडेक्सेस में ट्रेड करती है, सिंगल करेंसीज को ट्रेड करती है, वो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करती है, और ये फ्यूचर मार्केट का ही डाटा जो है वो हमारे सामने आता है। फ्यूचर मार्केट में हम हर करेंसी को अलग-अलग देखते हैं। सपोज करते हैं हमने यूरो यूएसडी को हमने MT4 के ऊपर ट्रेड करना है। अब चूंकि हम छोटे रिटेल ट्रेडर जो है वो MT4 को ही ट्रेड करते हैं, हमने MT4 के ऊपर आपको सिंगल करेंसीज नहीं मिलेंगी।
हमने यूरो यूएसडी को ट्रेड करना है या यूरो जेपीवाई को हमने ट्रेड करना है, तो हम क्या करते हैं, जो डिजिट मेथड के ट्रेडर होते हैं, हम देखते हैं कि यूरो के अंदर स्मार्ट मनी ने कितनी लॉट्स लगाई और किस साइड के ऊपर लगाई। ठीक। दूसरी हम चीज देखते हैं कि जेपीवाई में स्मार्ट मनी ने कितनी लॉट्स लगाई और उनकी डायरेक्शन क्या थी, किस डायरेक्शन में लगाई उन्होंने। जब अगर हमें ये आइडिया हो जाता है, जब डिजिट्स को देखकर, उन लार्ज साइजेस को देखकर, हम अपने मेथड के थ्रू, वो आइडिया कैसे होता है, और डेफिनेटली जब आप प्रॉपर मेथड आपने पढ़ा हुआ होता है तो हमें आइडिया होता है कि मार्केट में यूरो में आज के दिन में सेलिंग ज्यादा हुई है या बाइंग ज्यादा हुई है। और इसी तरह से हमें जेपीवाई में भी पता चल जाता है कि सेलिंग ज्यादा हुई है या बाइंग ज्यादा हुई है। तो अगर तो हम किसी वजह से किसी एक करेंसी में हमें क्लियर डायरेक्शन ना मिली हो तो हम उसको कंफ्यूज कह के उसको छोड़ देते हैं। फॉर द डे अगर हमें अकॉर्डिंग टू अगर अकॉर्डिंग टू डिजिट्स जो है, प्लीज माइक बंद कर दें अपना, ये किसका माइक ऑन है? अच्छा जी। अगर हमें पता आइडिया क्लियरली आइडिया ना हो रहा हो कि कौन सी करेंसी में बाइंग आई हुई है या सेलिंग आई है, हम उसको कंफ्यूज समझ के छोड़ देते हैं, हम उसको ट्रेड नहीं करते। सम कंडीशन में ऐसा होता भी है। मगर अगर हमें पता चल गया कि आज के दिन यूरो में सेलिंग है और जेपीवाई में बाइंग हुई भी है, तो डेफिनेटली यूरो जेपीवाई का जो पेयर है वो काफी जो है वो अच्छे स्पीड के साथ, अच्छी जो है वोलेटिलिटी के साथ वो डाउन साइड में मूव करेगा, तो हम उसको सेल करते हैं। अगर हमें नजर आ गए कि यूरो में जो है वो बाइंग हुई हुई है और जेपीवाई में सेलिंग हुई हुई है, ठीक है, तो हम यूरो जेपीवाई को बाय करेंगे। तो यहाँ पे बात करने का, बताने का मकसद ये है कि ये जो डिजिट्स होते हैं, ये वो लार्ज साइजेस होती हैं जो किसी भी स्मार्ट मनी ने या डिफरेंट स्मार्ट मनीज ने या बिग प्लेयर्स ने किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक करेंसी में बाइंग करी हुई हो या सेलिंग करी हुई हो। इवन डिजिट्स मेथड में हमें ये भी पता चल जाता है डिजिट्स के अकॉर्डिंग कि आज के दिन मार्केट रेंज करेगी या किसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, अपसाइड पे जाएगी, या डाउन साइड पे आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो जाएगी। तो डिजिट्स, इन अदर वर्ड्स आपको बता दूं कि वो लार्ज साइजेस जो स्मार्ट मनी ने ट्रेड की हुई होती हैं, वो हमें जो लार्ज साइजेस जब मिलती हैं वो विद इन 1000 से कम भी हो सकती हैं, 1000 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 20, 30, 40 हजार भी हो सकती हैं, 8, 10, 15, 20, 50, 100 भी हो सकती हैं, वो जो भी होगा। अब ये लार्ज साइजेस जो होती हैं, ये डाटा सारा कलेक्ट करता है यूएस बैंक। ये सारा डाटा जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग बाय लॉ यूएस बैंक, और यूएस बैंक ये डाटा देता है सीएमई को। अब जब सीएमई के पास ये डाटा जाता है तो सीएमई एवरी डे सुबह, सर्दियों में सुबह 9 बजे और गर्मियों में तकरीबन सुबह 8 बजे जो है ये डाटा पब्लिश होता है। इस डाटा को देखने के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आज के दिन में किस करेंसी में, यूरो में, जेपीवाई में, कैड में, सीएचएफ में, एयूडी में, किस करेंसी में आज के दिन में बाइंग हमें मिल रही है अकॉर्डिंग टू डिजिट्स, और किस में हमें सेलिंग मिल रही है, और किस में मार्केट जो है वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होगी, रेंज में होगी। हम क्या करते हैं, उस डिजिट्स के अकॉर्डिंग बाइंग और सेलिंग की दोनों करेंसीज को मिलाकर, अगर सपोज करते हैं हमें पता चल गया यूरो में एक बाइंग हुई हुई है, जेपीवाई में हमें पता चल गया कि सेलिंग हुई हुई है, कैड में हमें पता चल गया सेलिंग हुई हुई है, सीएचएफ में बाइंग हुई हुई है, एयूडी में सेलिंग हुई हुई है, तो हम क्या करते हैं कि सपोज इस सीएचएफ में बाइंग है और जेपीवाई में सेलिंग है, तो हम सीएचएफ जेपीवाई का पेयर बना लेंगे। अगर हमें पता चल गया कि यूरो में बाइंग है और एयूडी में सेलिंग है, तो हम यूरो एयूडी का पेयर बना लेंगे। डेफिनेटली पहली करेंसी अगर बाय में होगी, दूसरी करेंसी सेल में होगी, तो हम उसको बाय करेंगे। अगर पहली करेंसी सेल में है और दूसरी करेंसी जो है वो बाय में है, तो फिर हम उसको सेल करेंगे। पहली बाय में है, दूसरी सेल में है, तो हम उसको बाय करेंगे। इस तरह से जो भी कंडीशन होगी बेस करेंसी और सेकेंडरी करेंसी के अकॉर्डिंग हम उसके साथ ट्रेड करेंगे। सपोज यूरो एयूडी में जो है वो हम बाइंग करेंगे, यूरो जेपीवाई में हम बाइंग करेंगे, कैड जेपीवाई में हम, ये मार्केट रेंज में रहेगी,
ठीक है, वो आगे इन चीजों को थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे। मतलब बात करने का कि डिजिट्स कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। डिजिट्स में हम सिर्फ वो लार्ज साइजेस देखते हैं, वो डिजिट्स देखते हैं, वो क्वांटिटी देखते हैं जिस क्वांटिटी के साथ मार्केट को स्मार्ट मनी जो है वो अप साइड पर लेकर जाना चाह रही है या डाउन साइड पर लेके आना चाह रही है, या मार्केट में एक मिली जुली जो रुझान है, रेंज का जो सिस्टम है, रेंज का जो सिनेरियो है वो चलने वाला है। ये सारी चीजें हमें डिजिट्स बताते हैं। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अब हम कि ये जो ऑर्डर होते हैं मार्केट में, ये दो तरह के होते हैं। एक जो ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव ऑर्डर्स। अब एक्टिव ऑर्डर कौन से होते हैं? जो लार्ज साइजेस जो उन्होंने लगाई भी होंगी, जो एक्टिव हो चुकी हैं, यानी कि जो मार्केट में वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब मतलब मैंने यहाँ पे किसी भी एक लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड लॉट जो है वो लगा दी और मार्केट को मतलब बाय साइड पे लगा दी, तो मार्केट बाय साइड पे चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू बाय में जानी चाहिए। ठीक हो गया? तो ये वाली जो वन स्टैंडर्ड लॉट मैंने लगाई, इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रेड। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रेड। एक ट्रेड होती है इनएक्टिव ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले हम एक्टिव ट्रेड की बात कर लें। एक्टिव ट्रेड कौन सी होंगी? जो मार्केट में लग चुकी हैं, जो इन वर्किंग कंडीशन में है, जो एक तस्वुराती नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास एक इनएक्टिव ट्रेड्स भी होंगी। वो इनएक्टिव ट्रेड कौन सी होती है? मसलन सपोज करते हैं जैसा कि ये S&D वाले या S&R वाले। अब S&R वालों की हम बात करते हैं सबसे पहले कि S&R वाले क्या सोचते हैं। उन्होंने कोई लेवल लगा लिया, एक रेजिस्टेंस लेवल लगा लिया, मार्केट यहाँ से जा रही है ऊपर की तरफ। अब उन्होंने इससे पीछे वाली हिस्ट्री को देखते हुए ये उन्होंने सोचा कि अगर मार्केट पहले इस लेवल से, इसी लेवल से बार बार रिजेक्ट हुई है, तो वो सोचते हैं कि अभी भी ये लेवल इतना, इसको कहेंगे वो बहुत स्ट्रांग लेवल है कि जहां से भी मार्केट जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। अब वो इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले क्या सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होते हैं। उनके ख्याल से मार्केट में यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए होते हैं, सेल लिमिट्स पड़ी होंगी, कुछ टीपी वगैरह पड़े होंगे, जिन्होंने यहाँ से बाई किया उनके यहाँ पे टीपी पड़े होंगे। वो जो बाई का जो टीपी होगा रेजिस्टेंस के ऊपर, वो भी एज अ सेल की ट्रेड, सेल की जो है वो इम्पैक्ट ही डालेगा मार्केट में। तो ये वाली जो चीजें हम सोचते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, ये इनएक्टिव ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट में एक्टिव नहीं हुए हुए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि डिजिट्स मेथड में हम हमें ये इनएक्टिव ऑर्डर का डाटा नहीं मिलता, हमें जस्ट एंड जस्ट एक्टिव ऑर्डर का डाटा जो है वो मिलता है कि जो मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं। अब एक्टिव का डाटा ज्यादा पावरफुल होता है या इनएक्टिव का डाटा ज्यादा पावरफुल होता है? तो भाइयों एक्टिव का डाटा ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? ये जो इनएक्टिव होते हैं ये मार्केट में किसी भी वक्त चाहे वो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे लगाए हैं, उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उसको उठा के यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। मगर जो एक्टिव ट्रेड जो यहाँ पे लगाई हुई है, तो कभी भी जब जितना उन्होंने सोचा हुआ है कि इतना रिवार्ड हमने यहाँ से बुक करना है स्मार्ट मनी ने, और आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी कभी भी छोटा रिवार्ड नहीं लेती। वो मार्केट को अच्छे हतूत पर, अच्छी स्पीड के साथ, अच्छे लेवल के साथ मूव करवाती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है। तो उसको बड़ा मूव देना है ताकि वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें, क्योंकि उनका जो अकाउंट होता है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। हमारे अकाउंट चंद सौ, चंद हजार डॉलर के हो सकते हैं, उनके अकाउंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी जब भी वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो बड़ी मूव देती है। तो अगर कई दफा ऐसा होता है, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि मार्केट किसी एक स्ट्रांग लेवल के ऊपर आ जाती है, सपोज वो रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट उसके ऊपर आ गई और इसी टाइम आ गई न्यूज। जब न्यूज आती है तो आपका जो है वो स्प्रेड बढ़ जाता है। बहुत सारे ब्रोकर स्प्रेड कुछ नहीं बढ़ाते जिनके साथ डील हुई हुई होती है, मगर मोस्टली जो है वो ब्रोकर स्प्रेड उनका बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, लिक्विडिटी ऑर्डर्स जो होते हैं इन लेवल्स के ऊपर, मार्केट स्मार्ट मनी उनको टेम्परेरीली रिमूव भी कर देती है। अब जब वो इन ऑर्डर्स को रिमूव करती है तो उसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी गैप आ जाता है, जो कि स्प्रेड के बढ़ने का सबब बनता है। मगर ये जो एक्टिव ट्रेड्स होती हैं,
अगर ये ट्रेड लगेंगी तब भी हमें डाटा मिलता है, अगर उन्होंने टीपी लिया तो भी हमें नेक्स्ट डे डाटा मिलता है कि इतने लोग जो है वो टीपी लेके मार्केट से साइड पे हो गए, या हमें ये पता चल जाता है कि ज्यादा जो स्मार्ट मनी है वो टीपी ले रही है, प्रॉफिट टेकिंग कर रही है, या ज्यादा लोग जो है वो न्यू ऑर्डर जो है वो मार्केट में लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो एक्टिव ऑर्डर्स का डाटा होता है, मोस्ट रिलायबल डाटा होता है, जिसकी बेस के ऊपर हम ये गैस कर सकते हैं, ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट आने वाले दिन में या जो जिस दिन हमने उसको ट्रेड करना है, मार्केट अप साइड पे मूव करेगी या डाउन साइड पे मूव करेगी या किस तरह का बिहेवियर देगी। डेफिनेटली वो सारी एनालिसिस हम अपने मेथड, एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है वो जज आउट करते हैं कि अगर इस तरह से हो रहा है, अब ये हो चुका है, तो आगे क्या हो सकता है। इन सब चीजों को देखकर हम ये गैस करते हैं कि अब मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। ये जो ऑर्डर्स लग रहे हैं ये बाय साइड के लग रहे हैं या सेल साइड के लग रहे हैं, या ये मार्केट को रेंज में रखेंगे ऑर्डर, जो भी ऑर्डर जो है वो मार्केट में इस वक्त एक्ट हुए हुए हैं। तो इसका मतलब है हमने कभी भी तहय्युलाती एक सपोज किए हुए ऑर्डर्स के ऊपर काम नहीं करते। यही वजह है कि जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेड कर रहे होते हैं तो कई दफा मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग लेवल्स को जो है वो तोड़ देती है, और कई दफा मार्केट जो है बहुत, मतलब जो हमारी नजर में वीक लेवल होता है वहां से बड़ी स्पीड के साथ जो है वो वापस आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हमें ओरिजिनली पता नहीं होता कि जो लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमारे सामने आ रहा है, आया वो लेवल वर्क करेगा। मार्केट मेकर जो स्मार्ट मनी है वो रिवर्सल में आना चाह रही है, इसको ब्रेक करना चाह रही है, या यहाँ पे रेंज करना चाह रही है। एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले कभी भी डे के स्टार्ट में ये चीज जज नहीं कर सकते कि स्पोर्ट, जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी मार्केट किसी लेवल पर पहुंचती है तो तीन काम करती है, या तो उस लेवल्स को तोड़ देगी, ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, या उससे रिजेक्ट हो जाएगी, या वहां पे रेंज करेगी। मगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले खुद से ये जज नहीं कर सकते कि इन तीनों में से मार्केट आज के दिन कौन सा काम करेगी। वो जस्ट ये जज कर सकते हैं कि मार्केट ये स्ट्रांग लेवल है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, और उसी बेस के ऊपर वो यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, यहाँ पे ऐसा लगा देंगे, ऊपर ऐसा लगा देंगे, मतलब एसएल लेवल के ऊपर एसएल लगाएंगे, यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे। मगर जो डिजिट्स मेथड को यूज करना जानते हैं, जिनको उसको प्रिडिक्ट करने का, स्मार्ट मनी की मूव को प्रिडिक्ट करने का पता है, उनको पता होता है, वो जज कर सकते हैं कि ये वाला लेवल रिस्पेक्ट होगा या नहीं होगा। मार्केट इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं होगा तो क्या मार्केट आज के दिन इस लेवल को तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी, और मार्केट क्या आज के दिन में रेंज करेगी या जो दरमियाना सा रवैया है वो अपनाएगी। तो ये सिर्फ डिजिट्स मेथड वालों को इस पता चल सकता है। क्यों? कि वो बेसिकली ओरिजिनली हम जो डिजिट्स मेथड वाले हैं ये स्मार्ट मनी के साथ ही मूव करते हैं, ये ट्रेंड के साथ हम लोग मूव करते हैं, कि हमें आइडिया हो जाता है कि अगर ऑर्डर पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं तो मार्केट डेफिनेटली नए ऑर्डर जब भी लगेंगे तो मार्केट की डायरेक्शन में लगेंगे, चाहे वो बाय साइड की डायरेक्शन है चाहे वो सेल साइड की डायरेक्शन है। अगर ऑर्डर निकल रहे हैं इसका मतलब है कि मार्केट के रिट्रेस होने के चांसेस ज्यादा हैं, चाहे वो बाय साइड पे रिट्रेस करे चाहे वो सेल साइड पे रिट्रेस करे। बाय साइड पे रिट्रेस तब करेगी जब ट्रेंड डाउन का चल रहा होगा, बाय साइड सेल साइड पे रिट्रेस तब करेगी जब ट्रेंड अब बाय का चल रहा होगा। तो मतलब बात करने का कि एक्टिव, जब हमें पता चल जाता है कि एक्टिव ऑर्डर्स कितने हैं तो डेफिनेटली उसके मुताबिक हमें बहुत अच्छे से जज आउट हो जाता है कि मार्केट ये जिस भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे आई हुई है इसके साथ मार्केट क्या बिहेव करेगी, और हम भी उसी के मुताबिक चलते हैं। हम अपने पास से आइडिया नहीं लगाते कि हमने इस लेवल से सेल की ट्रेड लेनी ही लेनी है। हम देखते हैं डिजिट्स को कि डिजिट्स हमें क्या बता रहे हैं। अगर डिजिट बता रहे हैं कि रिजेक्ट होगी तो डेफिनेटली हम सेल की ट्रेड लेंगे। अगर डिजिट बता रहे हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम जस्ट उसको ब्रेक आउट, दो वे से होते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, जरा मुहताज तरीके से ट्रेडर हैं, तो हम इसको ब्रेकआउट करने का वेट करेंगे। मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो हम उसको बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट में हमें बताया कि आज के दिन मार्केट सेल में होगी, रिवर्सल
तो हम सेल साइड पे ट्रेड करेंगे, मगर उसमें हमारे पास पॉजिटिव एज ये होगा कि हम जो भी ट्रेड करेंगे हमें ज्यादा कंफर्मेशन होगी, आम ट्रेडर से ज्यादा पता होगा हमें कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होगी, और कितनी रिजेक्ट होगी, कितना हमने ट्रेड लेनी है, ये सारी चीजें भी आम स्पॉट रेजिस्टेंस ट्रेडर से ज्यादा हम जो है वो जज आउट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पावर आइडेंटिफिकेशन की, कि पावर आइडेंटिफिकेशन क्या है। चले, अब यहां तक हमने अभी तक जो बात की वो ये बात की कि हमें पता चल गया कि मार्केट ने सेल साइड पर आना है, पर वो जो सेल साइड पे आना है वो कितनी स्पीड के साथ आएगी, कितनी पावर के साथ नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, मतलब हम कभी ऐसा होता है कि चलते हुए हम जमीन से गिरते हैं, तो हम कहते हैं जमीन से मैं बड़ी बड़ी जोर से जमीन पे गिरा। ठीक है, तो वो जोर से का मतलब है कि पावर के साथ जमीन पे गिरा। अगर हम किसी को उठा के पटकते हैं लड़ाई में या मुक्का मारते हैं, ठीक है, एक मुक्का होता है आराम से लगाना या चपेट लगाना, थप्पड़ लगाना, वो आराम से। हम एक होता है दरमियाना, एक होता है पावरफुल। तो अगर आम कंडीशन में भी पावर जो है वो अहमियत की हामिल है, तो डेफिनेटली फॉरेक्स में भी जो पावर है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। सपोज करते हैं हमें पता चल गया कि मार्केट सेल में है पर उसकी पावर कम है, तो हम उसको उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर हमें पता चल गया कि मार्केट सेल में है पर वो दरमियाने स्पीड के साथ सेल साइड पे गिरेगी, तो हम उसको उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर हमें पता चल गया कि बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, तेजी के साथ मार्केट जो है वो सेल साइड पे गिरेगी, तो हम उसको उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो ये जो पावर आइडेंटिफिकेशन है ये हमें कौन बताता है, ये भी हमें जो डिजिट्स मार्केट जो है वो सीएमबी के हमें वेबसाइट से जो डिजिट्स मिलते हैं वो हमें बताते हैं कि मार्केट की स्पीड बाय साइड पे है, बाय साइड की या सेल साइड की कितनी स्पीड है, कितनी स्पीड के साथ जो है वो मार्केट अप साइड पे या डाउन साइड पे जाएगी। अब ये जो पावर आइडेंटिफिकेशन है ये बैकबोन है डिजिट्स मेथड की, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जाएगी। अब सवाल ये है कि जो जो हम पावर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक और चीज का इजाफा करता चलूं कि कई दफा सपोज करते हैं हम यूरो और यूएसडी की बात करते हैं, कई दफा यूरो भी बाय में होता है और यूएसडी भी बाय में होता है, इसके बावजूद हम यूरो यूएसडी को सेल करते हैं। इसी तरह से कई दफा यूरो जो है वो भी सेल में होता है और यूएसडी भी जो है वो भी सेल में होता है, फिर भी हम यूरो यूएसडी को बाय करते हैं। डिजिट्स मेथड वालों की बात कर रहा हूँ, क्यों इसको बाय करते हैं, हमें नजर आ रहा होता है कि जो यूएसडी है इसकी सेल की जो पावर है वो यूरो की सेल की पावर की निस्बत ज्यादा डाउन है। तो अगर ये यूएसडी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे गिरेगा तो यूरो यूएसडी का पेयर डेफिनेटली अप साइड पे मूव करेगा। तो हम उसको यूरो को, यूरो के ऊपर सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद हम यूरो को सेल नहीं करते, हम यूरो को बाय करते हैं। क्यों बाय करते हैं, हमें आइडिया होता है कि जो यूएसडी की पावर है वो यूरो की निस्बत ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा स्पीड के साथ है, मार्केट ज्यादा तेजी के साथ जो है यूएसडी की जो करेंसी है वो नीचे गिरेगी, जिसकी वजह से यूरो में जो है वो बूम आएगा, यूरो में जो है वो अपग्रेडेशन होगी, यूरो बाय साइड पर निकलेगा। इसी तरह से यूरो भी बाय में है और यूएसडी भी बाय में है, फिर भी हम उसको सेल क्यों करते हैं, इस वजह से सेल करते हैं कि हमें पावर बता रही होती है कि मार्केट में जो यूएसडी है वो ज्यादा पावर के साथ बाय में जाएगा एज कंपेयर टू यूरो के। तो जब हमें पता चल गया कि यूरो यूएसडी ज्यादा पावर के साथ जाएगा तो डेफिनेटली इसकी जो पावर है यूरो यूएसडी के पूरे पेयर के ऊपर सेलिंग इंपैक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो हम उसको सेल में लेते हैं। और ये सेल में हमने कितनी पावर के साथ इसको सेल करना है, ये भी इन दोनों की पावर, इसकी पावर और इसकी पावर को आपस में क्रॉस मैच करने से हम ये आइडिया लगाएंगे कि अब यूरो यूएसडी जो सेल की पावर में आ रहा है, जो उसमें जो सेलिंग आ रही है वो कितनी स्पीड के साथ आ रही है, इसमें हमने इवन इसमें हमने किस तरह का बिहेवियर करना है। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है पावर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कि किसी भी करेंसी के ऊपर अगर सेलिंग आई है तो कितनी पावर में आई है, अगर बाइंग आई भी है तो कितनी पावर में आई हुई है। ये सब जो है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसको उसके साथ मिला के पेयरिंग करते हैं, फिर हम उसमें जो है वो ट्रेड लेते हैं, फिर हमें पता होता है कि हम
हमने जो ट्रेड ली है इसको हमने कहाँ तक जो है वो होल्ड करना है। दूसरी जो चीज इसमें डिजिट मेथड में, दो डिजिट मेथड बेसिकली दो चीजों के ऊपर मुनहसर होता है। सबसे पहले पावर, कि कितनी पावर के साथ जा रही है। दूसरी चीज डायरेक्शन, कि कितनी पावर के साथ बाय में है डायरेक्शन उसकी, या सेल में है। अगर बाय में है तो उसकी पावर कितनी है, अगर सेल में है तो उसकी पावर कितनी है। अगर ये दो चीजें किसी करेंसी के बारे में पता चल जाए तो उस करेंसी को MT4 के ऊपर ट्रेड करना कतई मुश्किल नहीं रहेगा। मगर अगर इन दोनों में से डायरेक्शन का पता है मगर पावर का नहीं पता तो भी ट्रेड नहीं की जा सकेगी। अगर पावर का पता है डायरेक्शन का नहीं पता तो भी ट्रेड नहीं की जा सकेगी। तो ये जो दो चीजें हैं ये डिजिट मेथड की बैकबोन है, कि अगर ये दो चीजें हमें किसी भी दो करेंसीज की पता चल जाए तो हम इसको इंतहाई एहसन तरीके के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जो ऊपर लेवल आ रहे हों हमें उनका पता चल सकता है कि ये जो लेवल्स हैं ये ब्रेक होंगे, रिस्पेक्ट होंगे, मार्केट यहाँ पे रेंज करेगी या क्या करेगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज को ऐड करता चलूं कि पावर, अगर मार्केट में हमें यहाँ पे मार्केट आ गई है किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर और हमें ये पता चल गया कि मार्केट में बाइंग पावर, यूरो यूएसडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूरो यूएसडी में बाइंग पावर बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट इस लेवल को छूएगी। तो हम कभी भी इस लेवल के ऊपर सेलिंग में नहीं आते, हम इसमें बाइंग में ही रहते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ना तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी ना ही ट्रेंड रिवर्सल करेगी। तो हम उसमें कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं बैठते। उसकी सिर्फ दो वजूहात हैं कि डिजिट्स को देखते हुए हम ये जो दो चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, फर्स्ट वन पावर एंड सेकंड वन डायरेक्शन, तो ये हमें बता देती है कि आने वाला वक्त कौन सा आ रहा है। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा जिस भाई का माइक आना काइंडली इसको ऑफ कर दे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एक दफा, मतलब मैं यहाँ से इसको जो है वो म्यूट कर दूंगा परमानेंटली। दूसरी उसके बाद जो चीज है जो कि बहुत जरूरी है, देखिए कि This conference will now be recorded. अगर हमें पता चल जाए कि मार्केट कितनी स्पीड के साथ जो है वो बाई साइड पर मूव करेगी या सेल साइड पर मूव करेगी, तो डेफिनेटली कई दफा ऐसा होता है कि मार्केट किसी अगर लेवल के ऊपर पहुंची है, आप यहाँ से सेल की ट्रेड लगाई और 5, 10 या 15 पिप जो मूव करती है मार्केट, हम लोग डर के उसको क्लोज कर देते हैं। हालांकि वो जो ट्रेड होती है हमारी, वो हमें अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लगाई और यहाँ पे हमने ऐसा लगाया और अपने अकाउंट का 1% लगाया और मार्केट जैसे ही 1 into 1 पे या 0.5% उसने हमें प्रॉफिट दिया, हमने डाल के ट्रेड क्लोज कर दी। मगर उस दिन मार्केट की स्पीड इतनी ज्यादा थी सेल साइड के ऊपर कि उसमें हमें कम से कम 1 into 4 का जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है, पर हम जो है 0.5 लेकर निकल गए मार्केट में। तो इसका मतलब है कि जो 3.5% जो हमने लूज कर दिया, जो गंवा दिया, ये भी लॉस के जुमरे ही में ही मैं मानता हूँ कि हमने भी ये जो 3.5% जो हमें मिलना था, हमने डर कर अपने कम इल्मी की वजह से उसमें जो है वो रिजेक्ट हो गए, उसमें से निकल गए। तो ये भी हमारा लॉस है। क्यों कि एक कॉमन जो सबसे बड़ी जो लॉस की वजह होती है वो ये होती है कि हम लोग जो जब अगर हमारी ट्रेड लॉस में चल रही होती है तो हम उसको बड़ी देर तक जो है वो बियर करते हैं, होल्ड रखते हैं हम अपने लॉस को। तो 10 अगर यहाँ पे ऐसा लगाया मार्केट ऊपर जा रही है, इसको और ऊपर कर दिया और ऊपर गई और ऊपर कर दिया, तो उस वजह से हम इसको बड़ी देर तक जो है वो होल्ड रखते हैं। मगर अगर हमने किसी इस लेवल से लगाया, मार्केट को सेल किया, जैसे ही 10-15 पिप मूव की हम डर के क्लोज कर देते हैं कहीं मार्केट वापस ना घूम जाए। अब ये जो डर होता है ना कहीं मार्केट वापस ना घूम जाए, ये सबसे बड़ा दुश्मन है फॉरेक्स मार्केट में। मगर इस दुश्मन को हराने का सिर्फ एक हल है कि हमें अगर पावर का पता हो कि मार्केट कितनी पावर के साथ गिरेगी और कहां तक गिरेगी,
कितना फासला तय करेगी हमारी डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये डर हमारे अंदर से घूम जाता है, खत्म हो जाता है। हमें पता होता है कि आज के दिन में हमने कम से कम जो है वो 1/4 का जो रिवार्ड है वो लेना है, 1/3 का लेना है, 1/2 का लेना है। और अगर कई दफा ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो ऊपर से घूमती है, नीचे की तरफ आती है, अब उस दिन मार्केट में पावर कम होती है और हम बैठे हुए होते हैं 1/4 लेने के चक्कर में, हालांकि मार्केट 1/1 देने के मूड में होती है, मगर हम कहते हैं नहीं ज्यादा लेना है। तो क्या होता है, हम 1/1 से भी जाते हैं, उल्टा हमारा जो एसएल है वो हिट हो जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, हमारे पास मार्केट की पावर डायरेक्शन नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता कि जो हमने ट्रेड लगाई है वो वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो मार्केट की डायरेक्शन का और पावर का, तो आप अपना रिवार्ड कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप जितना रिवार्ड के आप हकदार हैं, आप उतना रिवार्ड उठा सकते हैं मार्केट में। पर ये रिवार्ड बढ़ेगा तब जब आपको मार्केट में स्मार्ट मनी की मूव का पता होगा। जब आपको स्मार्ट मनी की मूव का ही पता नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो डर आपके अंदर आपके इससे प्रीवियस लॉसेस की वजह से आया हुआ है, वो कभी भी आपके अंदर से जाएगा नहीं। और ये जो दो चीजें हैं, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली जब मैं पढ़ाता हूँ तो इन दो चीजों के बारे में लाजमी बताता हूँ कि डर और लालच ये दो ऐसी बलाएं हैं मार्केट के अंदर, जब भी किसी ट्रेडर के अंदर आती हैं उसका कख नहीं छोड़ती, उसको तबाही करके छोड़ती हैं। लालच कब आती है, जब आप लॉस कर रहे होते हैं और उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप बड़ी ट्रेड लगाते हैं लालच में आके कि मार्केट ज्यादा देगी। दूसरी लालच आने के चांसेस कब होते हैं, जब आपने कहीं से सेल किया, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, आपने और एक ट्रेड लगा दी, और नीचे की और ट्रेड लगा दी, और नीचे की और ट्रेड लगा दी, और एकदम से मार्केट पलटी वापस और आपका सारा अकाउंट खा गई। तो जब आप लॉस करते हैं, डर आता है, उस डर को उस लॉस को खत्म करने के लिए लालच में आगे बड़ी ट्रेड लगाते हैं, अकाउंट उड़ जाता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। याद रखें, एक दफा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए तो उसको वापस पटरी पे लाना इंतहाई कठिन काम है। वे वैसा ही है, ये उतना ही आसान है जितना कोई 150-200 किलो का बंदा हो जाए, उसके बाद वो बोले कि मैंने अपना वजन 60-70 किलो पे वापस लेके आना है। अपने अंदर से डर और लालच, अपनी बैड साइकोलॉजी को वापस लेकर आना भी उतना ही मुश्किल है जितना 200 केजी के बंदे को 60-65 या 70 केजी पे लेकर आना मुश्किल होता है। तो ये रिवार्ड अपना अपना मैक्सिमम रिवार्ड आप तब अचीव कर सकते हैं जब आपको मार्केट की ओरिजिनल डायरेक्शन और उसकी पावर का पता हो कि मार्केट ने किस साइड पर किस पावर के साथ मूव करना है, तो आप इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉरेक्स की मार्केट में हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमने मार्केट को जो है वो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अब अगर हमें आइडिया हो जाए मार्केट में कि कोई भी जो जिसको भी हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं या जिस भी मेथड को ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, तो हमें पता चल गया कि ये वाला लेवल रिस्पेक्ट होगा, तो हम डेफिनेटली उसका स्टॉप लॉस अपने इंतहाई मुहतात, इंतहाई जिसको हम कहते हैं कि अग्रेसिव वे के साथ भी हम लगा सकते हैं। इंतहाई मुहतात, टू दी पॉइंट, जिसको हम कहते हैं कि टू दी पॉइंट हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब अगर स्टॉप लॉस आपका बनता है 10 पिप का, मगर आप उसको लगा रहे हो 30 पिप का, जब आप 10 पिप का ऐसा लगा रहे हो जो को ओरिजिनली आपका बनता है और आप उसमें रिवार्ड उठाना चाहते हो 1/3, तो डेफिनेटली 30 पिप की आपको आपकी डायरेक्शन में मूव चाहिए। तो वो जो कि आम हालात में भी कोई भी करेंसी पे 30 पिप की मूव आराम से दे देता है, मगर जब आपने एसएल को 10 पिप की बजाय लगा दिया 30 पिप के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपका 1/3 का रिवार्ड है 30 पिप से कन्वर्ट होकर 90 पिप पे चला जाता है। तो ये जो 90 पिप है, मार्केट बहुत सारे पेयर्स हैं वो एक दिन में 90 पिप मूव करते ही नहीं है। इवन यूरो यूएसडी भी कई दफा 60-70 पिप मूव करता है, बहुत कम हालात में 90, 100, 110, 120 पिप मूव करता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हम जो डे ट्रेडिंग करते हैं उस डे ट्रेडिंग में अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकते। उस टारगेट अचीव ना करने की वजह से मार्केट क्या करती है, नीचे जाती है इस तरह से, यहीं से फिर वापस ऊपर घूम जाती है।
तो हम साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार अच्छे खासे प्रॉफिट में थे पर ऊपर चले गए। अब वो टीपी क्यों नहीं हिट हुआ? क्योंकि हमने 20 पिप का जो एसएल है वो एक्स्ट्रा लगा दिया। उस एक्स्ट्रा पिप एसएल के लगाने की वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मजीद बड़ा हो गया। उस बड़े स्टॉप लॉस में हमारा जो टीपी है उसको भी बड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हम अपनी मर्जी का रिवार्ड लेने में कामयाब नहीं हो पाते। उल्टा हम जो है वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तरद्दुद में पड़ जाते हैं कि मार्केट जो है वो हमारे टीपी के पास से होके वापस आ जाती है या टीपी से थोड़ा दूर से ही वापस आ जाती है। अब वो टीपी से दूर से वापस आपके ट्रेड लगाने की वजह से नहीं आती, वो टीपी से दूर से वापस इस वजह से आती है कि उसकी डे की जो टारगेट है मूव का वो पूरा हो चुका है। आपने टीपी जो है वो गलत लगाया। टीपी गलत क्यों लगाया? एसएल के बड़ा होने की। एसएल गलत होगा तो टीपी भी गलत हो जाएगा। अब दूसरी तरफ आते हैं कि सपोज करते हैं कि आपका जो एसएल है वो बनता है 20 पिप और आपने एसएल लगा दिया 10 पिप का, तो डेफिनेटली मार्केट में मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपका एसएल जो है वो हिट होगा। अब आपने ट्रेड लगा दी, यहाँ पे मार्केट आई, आपने ट्रेड लगा दी और यहाँ पे उसका एसएल रख दिया। हालांकि एसएल बनता था थोड़ा सा ज्यादा अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड अगर बात कर लें, तो मार्केट ने क्या किया, आपका एसएल उड़ाया, थोड़ा सा ऊपर गई और यहीं से वापस घूम आई। और आप हम लोग जो कॉमन ट्रेडर हैं, ट्रेडर, वो ये सोचते हैं मार्केट ने हमारा एसएल उड़ाया और वहीं से घूम आई। भाई वो वहीं से नहीं घूमी, आपने एसएल गलत लगाया। एसएल बनता था बड़ा, आपने लगा दिया छोटा, जिसकी वजह से छोटा क्यों लगाया? अकाउंट छोटा होता है, उस छोटे अकाउंट की वजह से हम बड़ा एसएल जो है वो बियर नहीं कर पाते। तो चले बड़ा सेल अगर लगा भी लें तो वो हमारे 1% से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। उस डर की वजह से या अकाउंट छोटा होने की वजह से या मुकम्मल इल्म ना होने की वजह से क्या होता है कि हम गलत एसएल प्लेसमेंट की वजह से भी लॉस में चले जाते हैं। हालांकि ट्रेड हमने डायरेक्शन ठीक पकड़ी हुई होती है, जो हमने ट्रेड ली हुई होती है वो ठीक डायरेक्शन में ली हुई होती है, और स्टॉप लॉस गलत लगाया, उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में आ गई। इस परेशानी से बचने का भी जो हल है वो हमें डिजिट्स मेथड बताता है। डिजिट्स मेथड में हम इवन यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज के दिन में मार्केट किस लेवल तक जा सकती है, किस लेवल को तोड़ेगी, किस लेवल को नहीं तोड़ सकती, कहाँ से हमें उसको सेल करना चाहिए और कहाँ पे हमें अपनी स्टॉप लॉस की जो प्लेसमेंट है वो करनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का भी हल जो है वो डिजिट्स मेथड हमें प्रॉपरली देता है कि हमने मार्केट को किस तरह से जो है वो हैंडल करना है, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट हमने कहां पर रखनी है। उसके बाद है हमारे पास ब्रेकआउट कॉन्फ़िगरेशन। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन लिखना था, माजरत के साथ कॉन्फ़िगरेशन लिखने हो गया, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन था ये। इसको जो है वो थोड़ा सा माजरे के साथ बर्दाश्त कर लीजिएगा। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। अब सपोज करते हैं कि मार्केट ने कई दफा ऐसा करती है कि ये जो लेवल है मार्केट कलर में चेंज कर देता हूँ, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। बहुत स्ट्रांग लेवल हमने लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल लगाया हुआ है हमने, हमें पता है मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी। हाँ, हमने सोच रहे हैं कि अगर तोड़ दिया तो हम बाई की ट्रेड लेंगे, अव्वल तोड़ेगी नहीं, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड तो लगा दी, सेल की, सेल लिमिट लगा दी या सेल की ट्रेड लगा दी, उसका असर रख दिया ऊपर। और ज्यादा मजीद सियाने अगर हम बने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एसएल के ऊपर जो हमने यहाँ पे एसएल लगाया उसके ऊपर हम बाय स्टॉप लगा देंगे कि अगर मार्केट हमारा एसएल उड़ाए और लेवल को ब्रेक करे तो हमारी बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाए, तो उसके बाद हम बाय में चलना, प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाएंगे। ये वाला जो लॉस है ये रिकवर होना शुरू हो जाएगा। मार्केट भी सियानी हमारी गवर्नमेंट की तरह, वो क्या करती है मार्केट जनाब, मार्केट करती है कुछ इस तरह से कि इस लेवल को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद बीइंग नेक्स्ट कैंडल सेम उसी स्पीड के साथ वापस ले आएगी। आप लोगों में से बहुत सौ के साथ जो है वो इस तरह से हुआ होगा कि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, पहले उसने आपका सेल की ट्रेड का एसएल हिट किया, उसके बाद आपने जब बाय की ट्रेड ली तो उसने फिर बाय का ट्रेड का एसएल जो है वो हिट कर दिया। तो जब यहाँ पर जब हम डिजिट्स मेथड को ट्रेड कर रहे होते हैं तो मार्केट क्या कर, जब मार्केट इस लेवल को किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड ये आइडिया हो जाता है कि ये ट्रू ब्रेकआउट है
या फेक ब्रेकआउट है। अगर हमें आइडिया हो जाए कि फेक ब्रेकआउट है तो हम कभी भी उसको बाय साइड पर ट्रेड नहीं करते, पर अगर हमें पता चल गया कि ये ट्रू ब्रेकआउट है तो हम उसको कभी भी वापस सेल साइड पर ट्रेड नहीं करेंगे। यानी कि हमें एक तो डायरेक्शन का पता चल गया, दूसरा हमें ये पता चल गया कि इसकी पावर क्या है, तो हम इस अजाब से, इस झंझट से भी हमें छुटकारा मिल जाता है कि पता नहीं ये मार्केट कहीं वापस ना आ जाए, दूसरा पता नहीं ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है कि नहीं जाती। और कई दफा कुछ ऐसा भी होता है कि मार्केट ने जब ये लेवल बनाया इस तरह से, और उसके बाद मार्केट जो है इसको ब्रेक किया, उसने ऊपर जा रही है इसको ब्रेक कर दिया और बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। अब हम क्या कर रहे होते हैं, जो कुछ लोगों ने भी ऐसे पढ़ा होगा या प्राइस एक्शन वाले भी, उसको वेट करते हैं कि मार्केट लो वॉल्यूम के साथ नीचे आए, तो यहाँ पे हमें रिवर्सल दे, कोई नो सप्लाई, कोई कुछ नो डिमांड, कुछ भी ऐसा दे, उसके बाद हम वॉल्यूम को देखकर इसको बाय में ट्रेड करेंगे। अब मार्केट में क्या होता है कि ये जो ब्रेकआउट के बाद भी जो स्मार्ट मनी की तरफ से इतना बाइंग प्रेशर होता है कि मार्केट इसको रिट्रेस करने के लिए आती नहीं, मजीद ऊपर की तरफ चली जाती है और न्यू हायर हाई जो है वो क्रिएट कर देती है। तो ये वाली जो ट्रेड है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। और जब वो ऊपर से वापस आ रही होती है तो हम यहाँ से दोबारा से इसको बाय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हालांकि अब वो वापस जो आ रही होती है वो रिट्रेसमेंट के लिए आ रही होती है, वो इसके नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। तो ये वाली जो कंडीशन है कि आया हमने यहीं से, ये जो बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बनी यहीं से ट्रेड लेनी है, उसको रिट्रेस करने का वेट करना है, क्या हमने यहाँ पर अपना बिहेवियर क्या रखना है, हमने अपना जो तरीकाकार है, हमने अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो क्या रखना है, ये भी हमें डिजिट्स मेथड बताता है कि अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या करनी है। तो अगर हमें अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड ये कंफर्मेशन होती है कि मार्केट में ये जो ब्रेकआउट है ये क्लियर है, ओरिजिनल ट्रू ब्रेकआउट है, तो हम बाय में रहते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि ये फेक ब्रेकआउट है तो हम वापस सेल में आते हैं, हम बाय में नहीं जाते, हम उस ट्रैप से बच जाते हैं। अगर हमें कोई बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो गया और हमें पता चल गया कि मार्केट में अभी भी हाई फ्रीक्वेंसी, अच्छी स्पीड में जो बाइंग है, अच्छी पावर के साथ बाइंग है, स्टिल अवेलेबल है, तो हम ब्रेकआउट रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे, वहीं से बाय में जो है वो आएंगे। अब अगली एक और कैंडल मार्केट ने बाय में बना दी या इन द मिडल क्लोज कर दी, तो भी हमें पता है, उससे नेक्स्ट डे भी आइडिया हो जाता है कि अब मार्केट रिट्रेस करने की तरफ चल रही है। जब मार्केट रिट्रेस करने के लिए आएगी तो हम बाय में नहीं बैठेंगे, हम सेल में ट्रेड लेंगे उसको। तो ये जो डिजिट्स, अकॉर्डिंग टू डिजिट्स स्मार्ट मनी की मूव को जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट है भी या नहीं भी है। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर मार्केट इस तरह से डबल टॉप बना रही है तो हमें अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड आइडिया हो जाता है कि मार्केट इस डबल टॉप को रिवर्स करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, रिस्पेक्ट होगी या नहीं होगी, या अगर उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, अगर रिस्पेक्ट करेगी आया नीचे आएगी, आएगी तो कहाँ तक उसकी जो है वो पावर जो है वो रिएक्ट कर सकती है। यहाँ अगर मार्केट जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है तो हमें आइडिया होता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न वर्क करेगा, हमें इस शोल्डर से ही पता चल जाता है कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। कौन, ये हम कोई ज्योतिषी नहीं होते, हमारे पास इल्म होता है। अल्लाह करीम ने फरमाया है कुरान पाक में कि इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं है। जब इल्म होगा आपके पास किसी भी चीज का तो डेफिनेटली आप उससे एहसन तरीके से फायदा उठा सकेंगे। जब इल्म नहीं होगा तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी जो है वो नाकामियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जब प्रॉपर इल्म होगा तो हमारे लिए उस किसी भी चीज को हैंडल करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है अब इसके अलावा अगर हम किसी और पैटर्न की बात करें तो मार्केट सपोज ये फाली राइजिंग वेज बना रही है तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है, जब इसको ब्रेक करते हैं हमें पता चल जाता है कि ये ट्रू ब्रेकआउट है या नहीं। अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, किसी ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया तो हमें आइडिया होता है कि ये जो ब्रेकआउट मार्केट ने ट्रेंड लाइन को किया ये ट्रूली ब्रेकआउट है या मार्केट फेक ब्रेक करके यहाँ से वापस की तरफ घूमेगी। डिजिट मेथड हमें हर तरह की सूरत में डायरेक्शन क्लियर करता है कि मार्केट अब किस तरफ जाना चाह रही है या जा सकती है या जाएगी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है पैटर्न कंफर्मेशन, जैसा कि इससे पीछे वाली स्लाइड में
मैंने आप लोगों को ये बताया कि कोई भी पैटर्न बन रहा है, सपोज करते हैं मार्केट इस तरह से अप साइड पे मूव कर रही है और ये उसने एक रिट्रेसमेंट पैटर्न जिसको आप सब लोग फ्लैग पैटर्न कहते हैं बना रही है। अब ये कन्फिग्रेशन, यहाँ पे भी कन्फिग्रेशन लिखने हो गया, कन्फर्मेशन है ये, ठीक है, कन्फर्मेशन है। ये बड़े भाई ने स्लाइड बनाई है तो उनसे मिस्टेक होगी थोड़ी सी। तो मार्केट जो है ये फ्लैग पैटर्न इससे वर्क कर रहा है। मार्केट यहाँ पे जाएगी तो भी डिजिट मेथड हमें बताएगा यहाँ से रिवर्स होगी या नहीं होगी, यहाँ पे जाएगी तो भी डिजिट मेथड हमें बताएगा कि यहाँ से बाय में जाएगी या नहीं जाएगी। इवन इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो डिजिट मेथड ये भी हमें बताता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये ट्रू ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेक फेक ब्रेकआउट है। अगर फेक है तो हम वापस रिवर्स में आएंगे, अगर ट्रू है तो हम वापस जाएंगे और यहाँ तक टीपी लेंगे हम। इस हाई तक देखने में आया है कि जब भी मार्केट इस तरह के फ्लैग पैटर्न को तोड़ती है तो अपने इस हाई को दोबारा टेस्ट जरूर करती है। तो डेफिनेटली हम जो है वेट करेंगे, अगर इसके दौरान ज्यादा गैप नहीं है तो भी, अगर ज्यादा गैप है तो भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें अपनी ट्रेड को यहाँ तक होल्ड करें। नहीं भी करते तो भी अगर हमने यहाँ पे असर रखा है तो हम बहुत अच्छा एक दिन में 1 into 3 4 कुछ ना हो 1 into 2 का रिवार्ड जो है वो बासानी जो है वो ले सकते हैं। तो कोई भी पैटर्न, चाहे वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, चाहे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कोई भी पैटर्न है जो ब्रेकआउट होता है, डिजिट्स मेथड हमें उसमें क्लियरली इंडिकेशन देता है कि ये वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा, ये जो ब्रेकआउट है ये ट्रू ब्रेकआउट है या फॉल्स फेक ब्रेकआउट है। ये जो मार्केट अब इसकी अपर बाउंड्री लाइन से या लोअर बाउंड्री लाइन से रिजेक्ट हो रही है, ये रियल में रिजेक्ट होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी रिजेक्ट होगी, ये सारा कुछ जो है वो हमें डिजिट्स मेथड जो है वो बड़ी क्लियर वे जो है वो हमें बताता है, इंडिकेट करता है। ये बात जो अभी बताने लगा हूँ आपके लिए डेफिनेटली थोड़ी सी शॉकिंग हो सकती है उनके लिए जिनको डिजिट्स मेथड का नहीं पता। तो जब भी मार्केट न्यू लेवल्स बना रही होती है, चाहे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेडर हैं, चाहे वो S&D के ट्रेडर हैं, चाहे वो SMC के ट्रेडर हैं, चाहे वो मार्केट प्रोफाइल के ट्रेडर हैं, चाहे वो ऑर्डर फ्लो फुटप्रिंट किसी के भी ट्रेडर हैं, न्यू लेवल जब बन रहे होंगे तो हम ये वाले सारे जज नहीं कर सकते कि अब ये न्यू लेवल बनेगा या नहीं बनेगा। डिजिट्स मेथड वाले ट्रेडर जो हैं उनको पता होता है कि अब मार्केट जो, डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि मार्केट में जो कोई भी लेवल है, लेवल हमेशा टूटने के लिए होते हैं। तो मगर जब भी लेवल टूटते हैं, जो नए लेवल बनते हैं, वो जब तक मार्केट वहां से नीचे या वहां से ऊपर की तरफ रिजेक्ट नहीं हो जाती तब तक हमें नहीं पता चलता कि ये लेवल बनेगा या नहीं। जब रिजेक्ट हो गया तो हम उस रिजेक्शन की बेस पे या S&D का लेवल लगा लिया या SMC का लेवल लगा दिया, कुछ ना हुआ S&R का तो बनेगा ही बनेगा, मगर वो रिजेक्शन के बाद पता चलता है। मगर जो डिजिट्स मेथड के ट्रेडर हैं वो डेफिनेटली ये मार्केट में जब लेवल बन रहा होता है तो हमें उसी वक्त जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी डिजिट्स के जो है वो पता चल जाता है कि ये जो अब मार्केट जो है जो इससे वाला लेवल है उसको उसने इग्नोर कर देना है, अब नई प्राइसेस के ऊपर मार्केट जो है वो लेवल्स को कन्वर्ट करना चाह रही है या कन्वर्ट करेगी। ठीक हो गया। तो न्यू लेवल मार्किंग भी आप डिजिट्स मेथड के थ्रू जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो अब के ये वाले न्यू लेवल बना रही है, जो इससे पीछे इसके ऊपर या इसके नीचे जो लेवल हैं इससे पहले वो अब मार्केट के नजदीक उनकी वैल्यू रही है या नहीं रही, ये भी चीजें जो है वो हम डिजिट्स मेथड में अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इवन शुरू में स्टूडेंट्स को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती कि वो न्यूज़ ट्रेडिंग को करें, मगर अगर मैं आपको सच्चे अल्फाज में बताऊं तो ये जो न्यूज़ ट्रेडिंग, ये जो स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, ये हमें डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग हमें न्यूज़ ट्रेडिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। मगर ये न्यूज़ ट्रेडिंग जितने भी दोस्त मेरे स्टूडेंटों ने अभी तक मुझसे किया है, अभी तक किसी को भी ये टिप्स नहीं दी गई कि आपने इनको अकॉर्डिंग टू न्यूज़ ट्रेड किस तरह से करना है। ये टिप्स दी जाती हैं क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक पर्सनल ग्रुप में ऐड किया जाता है। जब वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें आफ्टर 6 मंथ
जब उनकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाती है और वो इतना अच्छा पैसा जो है वो बिल्ट अप कर चुके होते हैं फॉरेक्स में, तब उनको ये टिप्स दी जाएंगी कि फॉरेक्स में आप डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो न्यूज़ ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो डिजिट्स मैं हम करते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने मेरी ट्रेड देखी होंगी, जैसे मैंने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया। जीबीपी की न्यूज़ थी, मार्केट में उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ट्रेड लगी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम मुझे प्रॉफिट दिया। और उस दिन मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा और मैंने उनको बताया भी कि आने वाले दिनों में आप लोगों को बताया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू डिजिट्स हम किस तरह से ये प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो किस साइड, जो न्यूज़ आ रही है वो किस साइड पर मूव करने की उसकी पॉसिबिलिटी है। देखिए 100% कुछ भी नहीं है, फिर भी बात करूंगा कि पॉसिबिलिटी है, मगर नियर टू एक्यूरेसी उसकी बहुत ज़्यादा होती है जो हम उसको ट्रेड करते हैं। तो वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड जो है हम न्यूज़ की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब हम बात करते हैं, जो मेरे बहुत सारे दोस्त जो मुझसे रब्ता करते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं सर हमने एसएनडी भी किया हुआ है, एसएमसी भी किया हुआ है और ये भी किया हुआ है और वो भी किया हुआ है, पर अभी तक हम उसमें कामयाब नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा करने का क्या फ़ायदा जिसमें अभी तक आप कामयाब ही नहीं हुए। अगर आप कामयाब नहीं हैं तो दोबारा गौर करें कि कहाँ पे क्या चीज़ रह गई। तो अब एसएनडी की अगर हम बात करें तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई सप्लाई लेवल है या कोई डिमांड लेवल है, बहुत स्ट्रांग सप्लाई लेवल वर्क नहीं करता और बहुत स्ट्रांग डिमांड लेवल भी वर्क नहीं करता, और कई दफ़ा बहुत वीक स्ट्रांग लेवल जो इसको हम किसी खाते में नहीं गिनते, या बहुत वीक सप्लाई लेवल जो है वो बड़ा अच्छा वर्क कर जाता है। अब ये जो, ऐसा नहीं कि एसएनडी वर्क नहीं करती, बहुत अच्छी वर्क करती है, मैं खुद एसएनडी को मानता हूँ, इसकी पावर को मानता हूँ, मगर ये जो एसएल की रेशो है इसमें, इससे बचने का हल है डिजिट्स मेथड, डायरेक्शन ऑफ मार्केट। डिजिट्स मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ये हमें बता देता है कि कौन सा सप्लाई लेवल वर्क करेगा, मार्केट किस सप्लाई लेवल पे जिस पे भी पहुंची हुई है डिमांड लेवल के ऊपर वो वर्क करेगी या नहीं करेगी। डेफिनेटली जिन्होंने एसएनडी किया है बिल्कुल उनका ज़ाया नहीं जाता। हम एसएनडी के लेवल्स को ट्रेड करते हैं और बहुत अच्छे से, इवन अगर मार्केट एसएनडी के किसी सप्लाई लेवल के ऊपर है और हमें पता चल गया कि आज के दिन में मार्केट में सेलिंग है और मार्केट आई भी है किसी सप्लाई लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली हम उसको बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उसको जो है वो ट्रेड करते हैं, इसमें बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली हम इसके ऊपर एसएल प्लेस करते हैं, उसको ट्रेड करते हैं। पर अगर मार्केट किसी इसी तरह से सप्लाई या डिमांड लेवल पे आई हुई है और हमें पता चल गया कि आज के दिन में डायरेक्शन मार्केट की बुलिश है, बाय साइड पे है, तो कतन इसको ट्रेड नहीं करते, देखते भी नहीं है इसकी तरफ हम। ठीक है, उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, ये जो सेशन होते हैं हमारे पेड सेशन होते हैं उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद, ये बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद एसएनडी डिजिट्स मेथड में वर्क नहीं करता। वो अक्सर मुझसे पूछते हैं सर जो हमने एसएनडी किया है क्या वो अब हमारा ज़ाया हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कि कतई नहीं ज़ाया हुआ, आपकी मेहनत बिल्कुल रायगा नहीं गई, एसएनडी डेफिनेटली वर्क करेगा, मगर तब आप इसमें एसएल होने की जो आपकी परसेंटेज है वो तब ही कम होगी जब आपको पता हो कि कौन से सप्लाई लेवल ने काम करना है और कौन से डिमांड लेवल ने काम करना है, किस सप्लाई लेवल से मार्केट रिजेक्ट होगी, किससे नहीं होगी, किस सप्लाई डिमांड लेवल से मार्केट रिजेक्ट होगी और किससे नहीं होगी। सेम एज एसएमसी या जिसको आप ओबी कहते हैं, इन किन इसके कौन से लेवल, कौन सा बुलिश ओबी काम करेगा, कौन सा बीरिश ओबी काम करेगा या नहीं करेगा, ये भी हमें डिजिट्स मेथड, ऐसा नहीं कि एसएमसी काम नहीं करता, बहुत आउट क्लास जो है मेथड है ये वाला, मगर डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं और अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते। उसकी वजह, बहुत सारे लोग इसमें बगैर डिजिट्स मेथड के भी कामयाब हैं, कुछ बाय लक हैं, कुछ को इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी है, उनके साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग है कि वो इसमें हैं, मगर वो कुछ हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि मेरे जितने भी अभी तक स्टूडेंट जिनको ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई है, कोई एक भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लॉस में नहीं रहा। एंड ऑफ द डे उसने प्रॉफिट में ही अपनी क्लोजिंग की, उसने लॉस में अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग नहीं की। मगर डेफिनेटली हर बंदे का
आईक्यू लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। किसी को इसकी प्रैक्टिस में 1 हफ्ता लग जाता है, किसी को 2 हफ्ते, किसी को महीना, कोई 1.5 महीना, कोई 2 महीने भी ले जाता है। वो उसकी अपनी आईक्यू लेवल के ऊपर होता है, वो किसी चीज को कितनी जल्दी जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेता है, ऑब्जर्व करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। मगर एट द एंड इंशाल्लाह ताला सब जो है वो कामयाब ही हो रहे हैं। तो हम भी S&D को भी ट्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजिट मेथड, SMC को भी ट्रेड करते हैं और S&R को भी हम लोग ट्रेड करते हैं, मगर विदाउट डिजिट मेथड हम इसको ट्रेड नहीं करते। जिस दिन हमें डिजिट्स नहीं मिलते, यूएस बैंक हॉलीडे हो, हमें डिजिट्स नहीं मिलते, हम उस दिन ट्रेड नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते ट्रेड। क्योंकि हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता, हमें पावर का पता नहीं होता, तो हम उसको ट्रेड जो है वो नहीं करते। अब हम आते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर आया ये डाइवर्जेंस में काम करेगा? डेफिनेटली जो डिजिट्स मेथड है ये हर अच्छे मेथड को जो है वो रिस्पेक्ट करता है, और डिजिट्स मेथड जो है वो डाइवर्जेंस को भी रिस्पेक्ट करता है। अब कौन सी बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो काम करेगी, नहीं करेगी, कौन सी बीरिश डाइवर्जेंस काम करेगी, नहीं करेगी, ये सब कुछ भी हमें अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड ही पता चलता है। कि मार्केट मोस्टली लोग RSI के साथ जो है वो डाइवर्जेंस को देखते हैं। अगर मार्केट इस तरह से नीचे आ रही है, फर्स्ट वीक उसने जो बनाई वो 70 के लेवल से नीचे बना दी उसने, ठीक है। जब दोबारा दूसरी दफा नीचे की तरफ आई इसी लेवल के आसपास, और अब उसकी जो ये इस तरह से बना देते हैं, पहले में 70 से नीचे, दूसरी दफा आते हुए 70 से ऊपर, तो डेफिनेटली ये बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो बनेगी। मार्केट दोबारा उसी लेवल पे ही, RSI ऊपर है। अब ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, डिजिट्स मेथड में बताना है। अगर तो अकॉर्डिंग टू डिजिट्स हमें ये आइडिया हो कि मार्केट जो है आज के दिन सेल में है, कभी भी इस बुलिश डाइवर्जेंस को ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट एंड वॉच कर देंगे, देखेंगे मार्केट क्या करती है, या उसके जो है वो अपनी डायरेक्शन में, डिजिट मेथड की डायरेक्शन में जो है वो हम ट्रेड लेंगे। कभी भी हम इस सिर्फ डाइवर्जेंस को देखकर ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक डिजिट्स जो है वो हमें क्लियरली इंडिकेशन नहीं देते कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जाएगी। तो डेफिनेटली जो दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि डाइवर्जेंस हमने पड़ी हुई है, कहीं से भी किसी से भी पड़ी हुई है, तो हम उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, पर हमारी कुछ ट्रेड पॉजिटिव होती हैं, कुछ ट्रेड हमारी जो है वो नेगेटिव चली जाती है, कुछ से ज़्यादा। तो उसकी क्या वजह है, क्या डाइवर्जेंस जो है वो, चाहे वो MACD के साथ कर रहे हैं आप, चाहे आप उसको RSI के साथ कर रहे हैं, चाहे स्टोकेस्टिक किसी के साथ भी कर रहे हैं, तो आया वो वर्क करेगी या नहीं करेगी? तो डेफिनेटली डाइवर्जेंस इज अ ग्रेट मेथड, ये वर्क करता है। मगर कब वर्क करेगा, कौन सी डाइवर्जेंस को आपने पकड़ना है, कौन सी डाइवर्जेंस को आपने नहीं पकड़ना, ये सब हम डिसाइड करते हैं डिजिट्स मेथड को देखने के बाद। उसके बाद वो ये वही बात आ जाती है कि हमें जो फॉरेक्स मार्केट में कोई भी किसी भी लेवल का ट्रू ब्रेकआउट हुआ है या फेक ब्रेकआउट हुआ है, ये सब चीज़ें जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं डिजिटल मेथड के थ्रू। हमें डिजिटल मेथड बताता है कि किसी भी लेवल को उसने जो ब्रेक किया है, मोस्टली S&R के लेवल को, तो जो उसने ब्रेक किया है वो ट्रू ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट हो तो हम उसको एज अ फेक ब्रेकआउट ही ट्रेड करते हैं। वो हमें कभी भी, आप S&R को अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें अगर किसी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, तो कोई ऐसा तरीका नहीं, इवन वॉल्यूम के साथ भी कोई ऐसा तरीका नहीं उसको ये जांचने का कि आया वो ट्रू ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। डिजिट्स मेथड इस वक्त तक वाहिद मेथड है जिसके जरिए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये ट्रू ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। जो सबसे अहम बात जो मुझसे जो बाहर के लोग, दुबई से, सऊदीया से, कतर से, या दूसरे किसी मुत्तहिदा अरब अमारात में से किसी से भी, अबू धाबी से, मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि सर हम दिन के वक्त ट्रेड नहीं कर सकते, तो क्या रात के वक्त मार्केट को हम अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड जो है वो ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली जो शाम का वक्त है, इवन न्यूयॉर्क सेशन जो है, न्यूयॉर्क सेशन के बाद भी हम बात कर लें, अमेरिकन सेशन कर लें, या उसके बाद भी ये जो डिजिट्स मेथड है, इसके अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे वे के साथ मार्केट को रिवर्सल भी पकड़ सकते हैं, कंटिन्यूटी भी पकड़ सकते हैं। हम इसको बहुत अच्छे वे के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। लेट नाइट, हाँ मार्केट कई दफ़ा स्लो हो जाती है, मगर ऐसा नहीं कि लेट नाइट जो जॉब वगैरह से जो लोग वापस आते हैं,
या जो लोग दियारे गैर में जो बसते हैं, वो जॉब वगैरह करते हैं, या कोई किसी दुकान पे कोई सेल्समैन करता है या कुछ भी ऐसा काम करता है जिससे वो दिन के वक्त ट्रेड नहीं कर पाता, वो चाहता है कि मैं अपनी कोई पैसिव इनकम जो है वो बनाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ रात को ट्रेड कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो लोग भी जो है वो अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड रात के वक्त भी इसको लेट नाइट भी बहुत अच्छे से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। हर कोर्स के एंड में ये जो हिंट है, ये जो इसके बारे में आप लोगों को गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह के सिनेरियोज को आपने नाइट में ट्रेड करना है, किस तरह के सिनेरियोज को आपने नाइट में ट्रेड नहीं करना, किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, किन चीज़ों को नहीं देखना, किस तरह के पेयर्स को उठाना है, किस तरह के पेयर्स को आपने पिक नहीं करना। तो डेफिनेटली आप उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते थे कि किस तरह से कर सकते हैं, ये डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बता सकता, ये मुकम्मल मेथड है। जब तक आप इसके बेसिक को नहीं जान पाएंगे तब तक आपको ये नहीं समझाया जा सकता कि किस तरह के पेयर्स को आप लोगों ने जो है वो गेन करना है। उसके बाद है कि स्कैल्पिंग के बारे में मुझसे पूछा जाता है कि मार्केट में आया डिजिट्स मेथड जो है ये हमें स्कैल्पिंग में मदद देता है। डेफिनेटली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपने क्यूम को देखा होगा, उसकी आपने देखी होंगी, ट्रेड्स देखी होंगी। इवन शानी नाम का जो मेरा स्टूडेंट है वो भी स्कैल्प करता है, अच्छी स्कैल्प करता है। वो और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो स्कैल्प करते हैं मुख्तलिफ कंडीशन में। और डेफिनेटली जो डिजिट्स मेथड के थ्रू हम जो स्कैल्प करते हैं उसमें हमारे पास एक पॉजिटिव एज क्या होता है कि हम मार्केट को उसी डायरेक्शन में स्कैल्प करते हैं। मतलब मार्केट नीचे आई, वापस ऊपर जा रही है, आपकी कोई मूविंग एवरेज आपने लगाई हुई है, उसकी वजह से आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने वॉल्यूम के थ्रू कोई स्कैल्प किया, उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल नहीं गई, मिल या रहा। उसमें अकॉर्डिंग टू RSI आपने कोई जो है वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, उसमें आपको मिल गई, या किसी और स्पेसिफिक इंडिकेटर के थ्रू आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो इसके अगर आप अकॉर्डिंग टू मार्केट की डायरेक्शन में स्कैल्प करते हैं तो आपकी विन रेशो जो है वो डेफिनेटली जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हम इसमें बहुत अच्छे वे के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो डिजिट्स मेथड है ये हमें स्कैल्पिंग में भी उसी तरह से हेल्पफुल होता है जिस तरह से हमें डे ट्रेडिंग में जो है ये हमारे लिए मददगार साबित होता है। हाँ, सबसे अहम सवाल जो सबसे ज़्यादा जो मेरे कुछ ऐसे हैं, मेरे ऐसे दोस्त तो मैं उनको नहीं कह सकता, मेरे कुछ ऐसे हैं दोस्त जो मुझे क्रिटिसाइज करना अपना फ़र्ज समझते हैं, जिनको बेसिक ओरिजिनली जिनको डिजिट्स के बारे में पता ही कोई नहीं है, मगर वो मुझे क्रिटिसाइज करना जो है ना वो कभी किसी भी पोस्ट में भूलते नहीं है, वो ज़रूर याद रखते हैं। तो वो कहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट ही डिजिट्स मेथड है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है कि जहाँ से हम CME से ही हम ओपन इंटरेस्ट का डाटा उठाते हैं, CME से ही हम डिजिट्स मेथड का डाटा उठाते हैं। मैं कहता हूँ कि मान लिया आपकी बात एक हद तक ठीक है, मगर OI में और डिजिट्स मेथड में इतना ही फर्क है जितना 3310 में और आईफोन में है। दोनों ही मोबाइल है, ये भी मोबाइल है, ये भी मोबाइल है। क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे या इसको लेना पसंद करेंगे? ये सस्ता भी है, कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा, सांप वाली गेम भी आप इसमें खेल लेंगे, पर क्या आप इसको लेना पसंद करेंगे या आईफोन को लेना पसंद करेंगे? अब तो इसमें 3310 जो नया आया उसमें कैमरा भी लगा आ गया, अब भी आप इसको लेना पसंद करेंगे? नहीं भाई, ये यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है, तो ओपन इंटरेस्ट में जो सबसे पहली चीज है कि पावर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जो कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि डिजिट्स मेथड में हम पावर आइडेंटिफाई करते हैं। डेफिनेटली इसमें हमें जो है वो डायरेक्शन का पता चलता है, और ओपन इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। डिजिट्स मेथड ओपन इंटरेस्ट में हमने SL कहाँ पे प्लेसमेंट करना है हम नहीं जज कर सकते, किस डायरेक्शन में हमने कितना रिवार्ड लेना है, 1x2 लेना है, 1x3 लेना है, 1x1 लेना है, 1x4 लेना है, 1x8 लेना है, ये ओपन इंटरेस्ट हमें नहीं बताता, डिजिट्स मेथड जो है वो हमें बता देता है कब। और इसके अलावा मैं ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली ये जो डिजिट्स मेथड है ये ओपन इंटरेस्ट से ही निकला है, ओपन इंटरेस्ट का ही एडवांस वर्जन है। मगर फिर वही बात कि 3310 भी मोबाइल है, ओपन OI ये जो आईफोन भी मोबाइल है, अब जो दौर है वो डिजिट्स मेथड का है। ओपन इंटरेस्ट में वो सारी खसूसियात नहीं जो डिजिट्स मेथड में पढ़ाई जाती है, ओपन इंटरेस्ट की ही ये एडवांस फॉर्म है।
मगर ओपन इंटरेस्ट मेरे भाइयों नहीं है। क्यों? अगर है, अगर कोई कहता है कि इसमें पावर आइडेंटिफिकेशन है, एसएल प्लेसमेंट है, मेरे इल्म में तो नहीं है, हो सकता है मेरा कुछ इल्म नाकस हो मगर नहीं है। ठीक है, मैं ओपन इंटरेस्ट से ही मैंने भी शुरुआत की इसको। ठीक है, और मैं इसको ट्रेड भी करता रहा। ठीक है, मगर मुझे इसमें ये हामियां मिली। इन हामियों को दूर करने के लिए मैंने फिर इसको नए सिरे से नए उस्तादों से सीखा। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे ओपन इंटरेस्ट में जो एसएल होते थे वो क्यों होते थे, उसकी वजूहात ये वाली थी। ठीक है, तो मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओल्ड वर्जन है, जो डिजिट्स मेथड है ये एडवांस वर्जन है। मगर ये बात 100% है कि दोनों का डाटा सीएमई से ही उठाया जाता है। तीसरी चीज जो वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट में हम वॉल्यूम जो है वो ब्रोकर का यूज करते हैं, मगर ये डिजिट्स मेथड में हम वॉल्यूम सीएमई का ही यूज करते हैं। जो सीएमई में हमें वॉल्यूम मिलता है हम उस वॉल्यूम को देखते हैं, हम ब्रोकर का वॉल्यूम कतन यूज नहीं करते। और भी इसके अलावा काफी सारी डिफरेंसेस हैं जिनमें मैं अभी जाना नहीं चाहता, जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो ये बहुत सारे जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो ये वाले हैं। तो ये था आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, टाइम काफी हो गया। आप लोगों में से किसी का अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है 1 बाय 1। मैं कोशिश करूंगा कि उसका हाथ हाँ जवाब जो है वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। आप लोग अपने अपने माइक ऑन कर सकते हैं अगर कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो। जी अनिमान, कोई पूछना चाहता है तो प्लीज, नहीं तो क्लास को जो है वो एंड करते हैं। एनीवन? कोई पूछना चाहता है जी, कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो रिकॉर्डिंग This दोबारा स्टार्ट conference will करता हूँ। now be recorded. आपने अच्छा सवाल किया कि आपने ये सवाल किया कि कैसे हमें पता चलेगा। देखिए, डिजिट्स मेथड में जब हम इसको ट्रेड करते हैं तो स्मार्ट मनी ने हमारे सामने अपने मुकम्मल पत्ते जो है ना वो शो ऑफ कर देती है। अपने सारे ऑर्डर्स उसने हमारे सामने ओपन करके रख दिए। अब हमें इशू ये होता है कि मार्केट स्मार्ट मनी जाना किस तरफ चाह रही है और कितनी स्पीड के साथ जाना चाह रही है। ये सारा कुछ तो उसने ऑर्डर में देख बता दिया हमें। अब सिर्फ उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है अपने मेथड के थ्रू। वो हमें कैसे पता चलेगा? एक स्पेसिफिक मेथड क्या होता है, एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू हमने उसको एनालाइज करना है कि ये जो ऑर्डर हैं ये किस साइड पे लगे हैं, बाय साइड पे लगे हैं या सेल साइड पे लगे हैं। ओ भाइयों, स्मार्ट मनी अपने सारे पत्ते आप लोगों के सामने शो कर देती है, जितने ऑर्डर लगे हुए होते हैं। अगर मार्जिन ऑर्डर एक भी, जितने भी ऑर्डर क्लोज करेगी वो भी हमें शो ऑफ हो जाते हैं नेगेटिव की सूरत में, और जो मार्केट ने ऑर्डर नहीं लगाए होंगे वो भी हमें शो ऑफ हो जाते हैं पॉजिटिव की सूरत में। तो मार्केट हमें स्मार्ट मनी तो अपने सारे पत्ते शो करके चल रही होती है। मैं अक्सर इसका मिसाल इस तरह से देता हूँ कि दो नशई आपस में बैठे हुए होते हैं और एक नशई दूसरे से कहता है कि भाई अगर तुम मुझे बता दो कि मेरी झोली में क्या है तो 12 के 12 अंडे तुम्हारे। अगर तुम ये बता दो कि किसके हैं तो वो मुर्गी भी तुम्हारी, मुर्गियां भी तुम्हारी। ठीक है, अगर तुम ये बता दो कि हाँ मेरी झोली में क्या है तो वो अंडे, हाँ वो कहता है कि मेरी झोली में क्या है बता दो तो वो अंडे तुम्हारे। अगर तुम ये बता दो कि वो कितने हैं तो 12 के 12 तुम्हारे। अगर तुम ये बता दो कि वो किसके हैं, बत्तख के हैं या मुर्गियों के, तो वो मुर्गियां भी तुम्हारी। और दूसरा बंदा कहता है यार बड़ा मुश्किल आपने सवाल पूछा, कुछ आसान सा पूछो। तो ये जो ऑर्डर मार्केट हमारे सामने शो ऑफ कर देती है ना, ये ऐसी ही आसान सी पहेली हमारे सामने रखती है। मगर चूंकि हम कम इल्मी के नशे में होते हैं तो हम उन ऑर्डर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही मेथड की पावर आपके पास आ जाती है आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं उस इल्म के साथ कि मार्केट जाना किस तरफ जा रही है और हम उसी साइड पे जो है वो ट्रेड करते हैं। और ये मेहरबानी है
ये जो उसकी स्मार्ट मनी की को ऑर्डर एक्टिव होने के बाद हमें जो है वो उसका डाटा देती है। अगर वो जैसे कि शुरू में बताया कि अगर वो इनएक्टिव ऑर्डर को भी हमारे सामने शो करना शुरू कर दे, वो किसी वजह से उन इनएक्टिव ऑर्डर को उठा दे, उसको उन इनएक्टिव ऑर्डर को रिमूव कर दे, तो हम तो पक्के मारे जाएंगे भाई, क्योंकि अब जब वो रिमूव करेगी तो भी हमें उस दिन तो पता ही नहीं चल सकेगा, हमें तो सारे ऑर्डर शो हो रहे होंगे और कब वो रिमूव कर दे हमें कोई नहीं पता। तो जो एक्टिव ऑर्डर हमें शो करती है ना मार्केट, हमें डाटा ही जो एक्टिव ऑर्डर का देती है अगले दिन, वो हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी करती है, हमें बताती है कि हाँ एक्टिव ऑर्डर के ऊपर ही हमने जो है वो ट्रेड करनी है। हाँ, बेसिक पेड क्लासेस सर जो है ये शहजाद भाई ने मैसेज किया कि बेसिक पेड क्लासेस सर ये 25 डेज की क्लासेस हैं, 25 to 30 डेज की क्लासेस होती हैं। ये इसमें आपको सारी थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद प्रैक्टिस करवाई जाती है आपकी। वो प्रैक्टिस आप 2 हफ्तों में गेन कर लें, उसमें ग्रिप 3 में कर लें, 4 में कर लें, 1.5 माह में कर लें, वो आपके IQ लेवल के ऊपर है कि आप उसको कितने अरसे में जो है वो हजम कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो है जब आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है आपके एनालिसिस की, उसके बाद आपको जो है वो डेमो की इजाज़त दी जाती है। 1-1.5 हफ्ते में डेमो में आप शो कर देते हैं कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, वहाँ पे जो आपकी गलती होती है उसको ठीक करवाया जाता है। उसके बाद आपको जो है वो कह दिया जाता है कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हैं, मगर ग्रुप में आप फॉरएवर रह सकते हैं जब तक आप ग्रुप के रूल्स को वायलेट नहीं करते। आप हमेशा ग्रुप में रहेंगे, जो पर्सनल स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, ताकि उसमें जो दूसरे स्टूडेंट भी अपनी चीज़ें जो है वो अपलोड करते हैं, उससे भी हम जो है वो अपने बहुत सारे जो फायदे हैं वो उठा सकते हैं। हाँ, ये कोर्स उमर रशीद ने पूछा है, राशिद ने पूछा है, कोर्स की प्राइस सिर्फ 60,000 है, 60,000 है कोर्स की फीस, फुल कोर्स की फीस लाइफ टाइम मेंटोरशिप के साथ। टाइम जो है वो जो फिजिकल अगर कोई आके पढ़ना चाहता है तो उसकी क्लासेस जो है वो सुबह होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस रात 7:30 बजे के बाद शुरू होती हैं। अगर आप पहले सेशन में हैं तो 7:30 से 8:30 होंगी, अगर आप दूसरे सेशन में हैं तो 8:30 से 9:30 में होंगी, तीसरे में हैं तो 9:30 से 10:30 बजे तक होंगी, और चौथा अगर स्टार्ट हो जाए, पिछले दिनों हुआ था, तो 10:30 से 11:30 बजे तक चलेगी, उसके बाद नहीं होता। हाँ, अगर तो टीम पूरी बन जाए तो डेफिनेटली, ये भाई ने पूछा है शहजाद साहब ने कि ये इंडिविजुअल अगर कोई एक अकेला बंदा आ जाए तो मैं नहीं वेट करता कि ग्रुप बनने का वेट करूं, मैं स्टार्ट कर देता होता हूं, इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर देता होता हूं। अगर 3 4 5 लोग बाय गुड लक इकट्ठे हो जाएं तो उनको भी स्टार्ट कर देता हूं। मगर अगर ऐसा हो कि मतलब एक ने स्टार्ट किया, उसका हाफ में हो गया है, तो उसको रोक कर पीछे वालों को उसके साथ लाने की कोशिश नहीं की जाती। मैं अपने ऊपर बर्डन लेना पसंद करता हूँ, स्टूडेंट को जो है वो मैं टेंशन देना पसंद नहीं करता। चलें, ये रिकॉर्डिंग कर ली गई है जी, इसको इंशाल्लाह ताला ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट भाई ने पूछा है, शहजाद भाई ने, इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम 2 इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं। हाफ फीस आपने कोर्स के शुरू में देनी है और अदर हाफ कोर्स के मिड में। दो इससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं की हुई जाती, ये भी इस वजह से की जाती हैं, बहुत सारे लोगों के दिल में ये वहम होता है कि कहीं उस्ताद और जाने बड़े पैसे लाके ना जान तो उससे उनको रिलीफ देने के लिए जो है वो 2 पार्ट में ली जाती है, हाफ कोर्स के मिड में, हाफ कोर्स के शुरू में। और भी कुछ लोग आप इनमें से कुछ पूछना चाहें? क्लासेस की रिकॉर्डिंग, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसकी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं फिर वायरल कर देते हैं। तो अगर मैं दावे से कहता हूँ कि अगर मेरा कोर्स किसी को वायरल, मैं आप लोगों के तवज्जो से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर मेरा कोर्स जो है वो वायरल भी हो जाए तो आप लोग उसको देख भी लें तो तब भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मैं सारी बातें ही रिकॉर्डेड इसमें नहीं बताता। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इंडिविजुअल जो क्लासेस दी जाती हैं, जब आप प्रैक्टिस सेशन में आते हैं, जब आपकी थ्योरी खत्म हो जाती है, तो उसमें जो है बहुत सारी बातें जो है क्लियर की जाती हैं। आप माड़ा चंगा तो समझ सकते हैं, सारा नहीं समझ सकते। इसलिए अगर खुदा न खास्ता कभी मेरा कोर्स वायरल हो जाए तो उसके ऊपर पैसे भरने की कोशिश मत कीजिएगा, तो बाद में आप यही बोलेंगे नहीं जी ये मेथड ने काम नहीं किया ये जो है फायदेमंद नहीं है। नहीं, मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हैं ये टीचर ने बताना है, जो है वो कोर्स वायरल करके पैसे कमाना चाह रहा है वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि अगर वो
इतना काबुल होता तो ट्रेड करके कमा रहा होता, वायरल करके ना कमा रहा होता। फीस मैंने बता दी है जी कितनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। टाइम काफ़ी हो गया, 1.5 घंटे के तक का ये लेक्चर चला गया। कुछ भी आप पूछना चाहें तो फॉरेक्स GM फॉरेक्स एकेडमी के ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी।